हेलो स्टूडेंट, आप लोग को एनिमल किंगडम से रिलेटेड मैंने 2 वीडियो पहले दिए थे। आज हम इसी चेन में, इसी श्रृंखला में आपको तीसरा और लास्ट वीडियो दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट 3 होगा, एनिमल किंगडम का पार्ट 3। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है वो एनिमल से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी और उसके जो एस्पेक्ट्स थे उसको हम लोग समझ रहे थे। तो मैंने आपको 7 पॉइंट्स आपको बता दिए थे। सर्कुलेशन हो गया, सिमेट्री हो गया, है ना। इस तरह से मैंने आपको 7 पॉइंट बताए थे। आज मैं आपको छोटे छोटे 4 पॉइंट हैं उनको भी बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। और ये सभी पॉइंट आपके कंपटीशन के लिए, नीट के लिए, मेडिकल जितने भी एंट्रेंस होते हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इससे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। देखो, पहला हम लोग का टॉपिक है थर्मल नेचर। अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल में जो बॉडी टेम्परेचर है ना, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि एनिमल 2 ग्रुप में बांटे जाते हैं। एक एनिमल वो होते हैं जो वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि गर्म खून वाले, और एक एनिमल ऐसे होते हैं जो ठंडे रुधिर वाले होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। समझ गए? अगर हम इसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में डिफाइन करें तो वार्म ब्लडेड जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? होमियोथर्मिक। होमियोथर्मिक, और इट मीन्स बॉडी टेम्परेचर डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। जो शरीर का ताप है वो वातावरण के तापमान के आधार पर चेंज नहीं होता है, यानी कि फिक्स होता है। और अगर हम इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल लें तो अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन भी होमियोथर्मिक में आता है और इसका बॉडी टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है। अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6, ठीक है, और डिग्री सेल्सियस मिले तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये टेम्परेचर होता है ह्यूमन का, ये वेरी नहीं करता। समझ गए? तो होमियोथर्मिक में वे एनिमल आते हैं जो बॉडी टेम्परेचर को वेरी नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड। और इसी में तुम्हारी क्या आती है? बर्ड्स। तो मैमल्स आते हैं और बर्ड्स आती हैं। क्लियर हो गई बात? उसके बाद देखो, सेकंड आपका है पोइकिलोथर्मिक। अब ये पोइकिलोथर्मिक जो होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और कोल्ड ब्लडेड का उल्टा अपोजिट कर दीजिए, यानी कि इनका बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ये वातावरण के तापमान के आधार पर अपने शरीर के तापमान को क्या करते हैं? अप डाउन कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? ये जो एनिमल होते हैं ये ज़्यादा वेरिएशन होने पे, जैसे ज़्यादा ठंड होने पे या ज़्यादा गर्मी होने पे, ठीक है, एक प्रकार का इनएक्टिविटी पीरियड शो करते हैं। समझ गए? जिनको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर हम विंटर सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर इनका जो इनएक्टिवेशन है इसको हम लोग बोलते हैं विंटर स्लीप। विंटर स्लीप, क्लियर? और अगर हम इसको बायोलॉजिकल टर्म दें तो बायोलॉजिकल टर्म में हम इसको बोलते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन यानी कि जो विंटर का सीजन होता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो 3 मंथ होते हैं, इसमें ये बहुत ही डीप बोरो बनाकर उसमें चले जाते हैं। और यही कंडीशन आपकी गर्मी की होती है, अप्रैल, मई, जून। उसमें क्या होता है? ये समर स्लीप करते हैं, समर स्लीप। और इसको हम लोग बायोलॉजिकल टर्म देते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन, समझ गए? तो एक आपका हाइबरनेशन होता है और एक एस्टिवेशन। तो ये दोनों ही इन एनिमल्स में उनके इनएक्टिविटी पीरियड को या रेस्टिंग पीरियड को डिफाइन करते हैं। आगे समझ में? तो थर्मल नेचर के अकॉर्डिंग हम एनिमल को 2 ग्रुप में बांटेंगे। एक आपका होमियोथर्मिक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पोइकिलोथर्मिक, एक वार्म ब्लडेड हो जाएंगे और एक कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड में आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है एम्फीबियन।
एम्फीबियंस, जिसमें आपका मेढक यानी कि फ्रॉग आता है, और फिशेस, ये आपके कोल्ड ब्लडेड में मेन एग्जाम्पल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलो ठीक। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, बॉडी कैविटी। देखो जितने भी एनिमल हैं उनकी बॉडी के इनसाइड एक कैविटी होती है, और अगर हम इस कैविटी की बात करें तो इसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं सीलोम। सीलोम को हम बोलते हैं देह गुहा, हिंदी में उसको बोलते हैं देह गुहा। देखो जो वास्तविक देह गुहा होती है इसका निर्माण होता है एम्ब्रियो से, भ्रूण से। और मैंने आपको इसी एनिमल किंगडम के ही फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो जर्म लेयर होती है वो 3 होती हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और इंडोडर्म। तो मीसोडर्म जो होती है वो सीलोम को क्या करती है, जर्मिनेट करती है। तो सिंपल है, अगर सीलोम ठीक मीसोडर्म के द्वारा बन रही है तो ऐसी सीलोम क्या कहलाएगी, ट्रू, यानी कि वास्तविक। समझ गए? समझ गए? तो ट्रू सीलोम विच डिराइव फ्रॉम मीसोडर्म ऑफ एम्ब्रियो, राइट? बात समझ में आ गई? तो अगर हम सीलोम की बात करते हैं तो अगर हम एनिमल को अकॉर्डिंग टू बॉडी कैविटी, अकॉर्डिंग टू सीलोम डिवाइड करें तो हम इनको भी 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन कौन से ग्रुप होंगे वो? तो वो पहला ग्रुप आपका हो जाएगा एसीलोमेट, और एसीलोमेट का मतलब क्या हुआ, सीलोम एब्सेंट, इसमें सीलोम पाई ही नहीं जाती। समझ गए? इसमें आपके जो मेन एग्जाम्पल हैं वो आपके हो जाएंगे स्पंजेस और सिलेंटेट्स। देखो स्पंज में जो कैविटी होती है वो स्पंजोसील होती है, और सिलेंटेट जो होते हैं उनकी कैविटी कहलाती है सिलेंट्रॉन। समझ गए? सीलोम प्लस इंट्रॉन इज इक्वल टू सिलेंट्रॉन। ये लेकिन ये दोनों ही वास्तविक यानी कि ट्रू नहीं होते हैं। क्लियर हो गई बात? तो इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा स्पंजेस और सिलेंटेट्स। स्पंज और सिलेंटेट। फिर सीलोसिलोमेट। देखो सीलोसिलोमेट जो होते हैं इनमें सीलोम तो पाई जाती है, लेकिन ये सीलोम मीसोडर्म से डिराइव नहीं होती, यानी कि मीसोडर्म से इसका निर्माण नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल होता है एस्के हेलमिंथीज यानी कि एस्केरिस। देखो एस्केरिस में सीलोम होती है, लेकिन सीलोम जो होती है वो एम्ब्रियो से डिराइव नहीं होती, एम्ब्रियो से फॉर्म नहीं होती, बल्कि इसका जो निर्माण है वो विदाउट एम्ब्रियो कुछ स्पेसिफिक सेल होती है, इनको बोलते हैं सीलोमोसाइट। सीलोमोसाइट, इनसे इनका निर्माण होता है। समझ गए? क्लियर? तो इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा एस्केरिस। एंड लास्ट में यूसीलोमेट। तो यूसीलोमेट में आपके कौन आएंगे, जिनमें ट्रू सीलोम पाई जाती है। और ट्रू सीलोम का मीनिंग आपको मैंने पहले बता दिया, डिराइव फ्रॉम मीसोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। इसमें आपके जो एग्जाम्पल होंगे वो एनिलिडा से ऑनवर्ड, एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स होंगे सब में ट्रू सीलोम पाई जाएगी। समझ गए? तो अकॉर्डिंग टू सीलोम हम एनिमल को 3 ग्रुप में बांटेंगे, जिसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, एसीलोमेट, सीलोसिलोमेट और यूसीलोमेट। क्लियर हो गई बात? फिर हम लोग थर्ड पॉइंट लेते हैं। तीसरा जो पॉइंट है आपका आज का वो है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये आपका, हम आपको यहाँ पर इस चीज़ के लिए बता रहे हैं कि जितने भी एनिमल हैं ये अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी मटेरियल को क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एक्सक्रीटरी मटेरियल हम इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, और इनके मेन ग्रुप होते हैं 4। मेन ग्रुप आपके होते हैं कौन, 4। अब ये जो 4 ग्रुप हैं ये इनके एक्सक्रीटरी मटेरियल के अकॉर्डिंग डिवाइड होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर हम एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लें,
जैसे ह्यूमन में मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है? यूरिया। यूरिया मेन मटेरियल है, तो यूरिया से बना यूरियोटिलिक। इसी तरह से अमोनिया, इसी तरह से यूरिक एसिड, इसी तरह से एमिनो एसिड। तो ये सब ऐसे एक्सक्रीटरी मटेरियल हैं जो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से हमारी बॉडी में या डिफरेंट एनिमल की बॉडी में क्या होते हैं? बनते हैं। तो जब हम किसी फूड में प्रोटीन को इंजेक्ट करते हैं तो प्रोटीन का हमारी बॉडी में डाइजेशन होने के बाद डिफरेंट मेटाबॉलिज्म, ठीक, क्रियाओं के माध्यम से क्या होता है? अपचयन होता है, ठीक, डिसोसिएशन होता है। और इस डिसोसिएशन के बाद बहुत से पदार्थ ऐसे बनते हैं जो बॉडी के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। तो इन्हीं हार्मफुल, ठीक, मटेरियल को हम लोग एक्सक्रीटरी मटेरियल बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस मटेरियल हम एनिमल को कितने 4 ग्रुप में बांटते हैं। अब वो 4 ग्रुप कौन कौन से हैं जल्दी से देख लीजिए। पहला आपका हो जाता है अमोनोटिलिक। अमोनोटिलिक, अमोनोटिलिक। अब देखो नाम से ही उस पदार्थ का नाम आता है। अमोनो मतलब अमोनिया, तो इसमें जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा? अमोनिया। समझ गए? और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हाइड्रा, स्पंज। समझ गए? फिर नंबर 2 पे आपका आ जाएगा अमीनोटिलिक। अमीनोटिलिक, और अमीनोटिलिक में कौन सा हो जाएगा? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड। और इसका एग्जाम्पल आपका होगा मोलस्क। जो मोलस्का ग्रुप है आपका, जिसमें आपका आता है घोंगा एंड सीपी, पाइला एंड यूनियो, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। क्लियर? उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका आता है यूरियोटिलिक। यूरियोटिलिक, यूरियोटिलिक में क्या हो जाएगा? यूरिया। और यूरिया में कौन आते हैं? मैमल्स, हम लोग, ह्यूमन और डिफरेंट टाइप के जितने भी मैमल्स हैं। एंड लास्ट में नंबर 4 पे आपका क्या आता है? यूरिकोटिलिक। देखो यूरिकोटिलिक में आपका आता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, और इसमें आपके आते हैं बर्ड्स और इंसेक्ट, जैसे आपकी हाउस फ्लाई, ठीक, कॉकरोच, ये सब इसमें आएंगे यूरिकोटिलिक में। और इनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो क्या होता है? यूरिक एसिड। बोलो आई बात समझ में? क्लियर? तो आपको सिंपल वे में ये समझ लेना है कि अकॉर्डिंग टू एक्सक्रीटरी मटेरियल एनिमल डिवाइड इन 4 ग्रुप, ठीक, अमोनो, अमीनो, यूरियो, यूरिको, इनके नाम और इनका एग्जाम्पल, ये आपको ध्यान से समझना है। समझ गए? क्लियर? एक छोटा सा पॉइंट और है लास्ट, उसको भी आप समझ लीजिए। इसको हम लोग बोलेंगे सेगमेंटेशन। ये जो पॉइंट है ये आपका कहलाएगा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं घंटी भवन। तो वो सेगमेंटेशन का मीन्स होता है कि जो बॉडी है उसमें जो सेगमेंट्स हैं उनका ओरिजिनेशन, उनका फंक्शन किस प्रकार से है, और ये जो सेगमेंटेशन है उसका ओरिजिनेशन कैसे है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही ग्रुप होते हैं। जो सेगमेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग केवल 2 ही ग्रुप होते हैं, और वो 2 ग्रुप आपके जो होते हैं उसमें आपका पहला जो होता है वो आपका होता है सीरो सेगमेंटेशन। सीरो सेगमेंटेशन, और सेकंड आपका होता है, पहला हो गया, सेकंड होता है आपका मेटामेरिक और ट्रू सेगमेंटेशन। ये आपके 2 होते हैं, सीरो सेगमेंटेशन और मेटामेरिक और ट्रू सेगमेंटेशन। देखो सीरो सेगमेंटेशन जो होता है इसमें आपको मालूम हो या आप इसको जान लें कि
कि इसमें जो सेगमेंटेशन है उसकी स्टार्टिंग एनिमल के एंटीरियर पार्ट से होती है और एंटीरियर पार्ट से ये फिर धीरे धीरे पोस्टीरियर पार्ट की तरफ बढ़ता है। इसमें हर सेगमेंट इंडिविजुअल फंक्शन करता है, यानी कि एक सेगमेंट का दूसरे सेगमेंट से किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो इंडिविजुअली एक सेगमेंट क्या होता है, अपने आप में फ्री होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका क्या होता है, टेपवर्म, फीता कृमि। इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका होता है टेपवर्म। टेपवर्म को अगर आपने थोड़ा पढ़ा हो 9th-10th में तो आपने देखा होगा इसमें लगभग 300 से 400 सेगमेंट होते हैं और ये सभी सेगमेंट जो होते हैं वो इंडिविजुअली वर्क करते हैं। ठीक है, कुछ सेगमेंट जो है वो जेनिटल ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ सेगमेंट जो होते हैं वो एग को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ सेगमेंट होते हैं जो इमेच्योर होते हैं। ऐसे करके आपने पढ़ा होगा। लेकिन इनका जो ओरिजिनेशन है वो स्कॉलेक्स पार्ट से होता है जो कि उसके हेड के नीचे होता है। तो स्कॉलेक्स से ये कंटिन्यू क्या होते हैं, बनते रहते हैं। समझ गए, क्लियर। एंड लास्ट में मेटामेरिक और ट्रू सेगमेंटेशन। तो वो मेटामेरिक और ट्रू सेगमेंटेशन जो होता है इसमें जर्मिनेशन जो होता है वो पोस्टीरियर टू एंटीरियर होता है, यानी कि पश्च भाग से अग्र भाग की ओर। और इसमें सारे के सारे सेगमेंट क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। जितने भी सेगमेंट हैं वो सब आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। यानी कि सभी का वर्क क्या होता है, इंडिविजुअल नहीं होता है। सारे सेगमेंट एक साथ मिलकर जो भी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, जो भी जैविक क्रियाएं हैं उनको कंप्लीट करते हैं। समझ गए। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका होता है कौन, एनिलिड्स, जिसमें आप पढ़ते हैं अर्थवर्म, केचुआ। अगर केचुए को आपने ध्यान से देखा हो तो केचुए में धारियाँ होती हैं और ये जो धारियाँ होती हैं वो सेगमेंट्स होते हैं। अगर आप केचुए की धारियों को गिनो तो ये लगभग 100 से 120 होते हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ, केचुए की होल बॉडी 100 to 120 सेगमेंट्स में क्या होती है, डिवाइड होती है। अब ये सेगमेंटेशन क्या होता है, जिस तरह से बाहर होता है उसी तरह से अंदर होता है। तो आउटर एंड इनर यानी कि स्किन एंड सीलोम दोनों ही सेगमेंटेड होते हैं। तो इस प्रकार का जो सेगमेंटेशन होता है वो आपका होता है ट्रू सेगमेंटेशन, या इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, ये सब इसमें आएंगे। एनिलिड्स हो गए, आर्थ्रोपोड्स हो गए जिसमें आप काकरोच पढ़ते हैं, कार्डेट्स भी होते हैं इसमें। काकरोच में 20 सेगमेंट्स होते हैं, है ना। मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं, है ना। मेल में होते हैं 30, फीमेल में होते हैं 7। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये डिटरमाइन होते हैं, निश्चित होते हैं। इनके जो नंबर्स हैं वो एनिमल में कम ज़्यादा नहीं होते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू सेगमेंटेशन। क्लियर हो गई बात समझ में आ गई। तो इस वीडियो में मैंने आपको 4 पॉइंट बताए। एक थर्मल नेचर हो गया, एक बॉडी कैविटी हो गई, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया और एक आपका हो गया सेगमेंटेशन। ठीक, तो रेस्ट ऑफ पार्ट जो थे वो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों वीडियो में मैंने आपको बता दिए थे। ये आपका 3rd पार्ट है। तो एनिमल किंगडम से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स थे एनिमल के अकॉर्डिंग वो मैंने आपको सब क्लियर कर दिए। ठीक, तो ध्यान से आप इसको समझें और इसको लर्न भी रखें, क्योंकि ये सब पॉइंट आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको कंपटीशन तक इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।